सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी जिसे माना जाता था अब तक, सबसे बड़ी नहीं सबसे पुरानी पार्टी तो अब भी है, कांग्रेस, उसमें इस समय इन दिनों भूचाल आया हुआ है। वहां लोकतंत्र की आवाजें सुना है तेज हो गई हैं। कुछ लोग लोकतंत्र के नाम पर अपनी अपनी बात कर रहे हैं, संगठन में ताजगी लाने की बात हो रही है, संगठन में बदलाव की बात हो रही है, लेकिन ऊपर से लगता है कि जो हाई कमान है या ऊपर जो लोग बैठे हैं वो अभी इसके लिए तैयार नहीं। महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी फिर राहुल गांधी तक आते आते कांग्रेस में कितने बदलाव हुए? क्या कांग्रेस लोकतांत्रिक संगठन के तौर पर कभी खड़ी हो पाई है या वहां पर हमेशा से एक ऑटोक्रेटिक रवैया रहा है? डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी कमी इस पार्टी में रही है उसका नुकसान इस पार्टी को उठाना पड़ रहा है। इस सब पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है जो न केवल कांग्रेस को जानते हैं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को समझते हैं, गांधी को जानते हैं, नेहरू पर किताब लिखी है, गांधी को पढ़ा हुआ है और ऐसे गांधीवादी विचारक और कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसी वॉइस जो खुलकर अपनी बात कहती है वो आज हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद विजय जी। सर, जिस तरह से कांग्रेस में अभी CWC की बैठक हुई और उससे पहले कुछ नेताओं का, करीब 23 नेताओं की चिट्ठी का मामला सामने आया, क्या आपको लग रहा है ये लोकतंत्र की लड़ाई है या वो लड़ाई है जिसमें जिन लोगों को कुछ मिला नहीं वो अपनी आवाज उठाने की, एक दबी कुचली सी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका फायदा होगा? उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उसके तुरंत बाद में जो कांग्रेस संगठन में कुछ बदलाव किए गए, कुछ नई जिम्मेदारियां दी गई, उसमें उन लोगों को नहीं लिया गया जिनकी आवाज सुनाई दी थी। तो क्या ये लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू हुई है या कांग्रेस इसे बर्दाश्त कर ही नहीं सकती? देखिए विजय जी, हम इस सारे मसले को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर रखकर देखें जी, तो मेरी समझ से कांग्रेस का संकट ये नहीं है कि उसमें लोकतंत्र है या नहीं है। ये संकट का केवल एक हिस्सा है जी, इस पर मैं आऊंगा अभी। कांग्रेस में इस समय जो मूलभूत संकट है वो ये है कि कांग्रेस की अपनी वैचारिक दिशा इस समय स्पष्ट नहीं। जी, अब जैसे ये जो चिट्ठी लिखी गई, इसमें जो बातें कही गई हैं और जो आमतौर से टिप्पणीकार कहते हैं, देखिए फैक्ट ये है कि दुनिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी शब्द के उस अर्थ में डेमोक्रेटिक नहीं होती जिसकी चिंता इस चिट्ठी में या पत्रकारों की टिप्पणियों में दिखती है। जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कहीं की भी हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई एक सेंट्रल कैरिस्मेटिक फिगर होती है क्योंकि वो वोट कैप्चर करती है, वो वोट लेके आती है और उसके आसपास पार्टी चलती है। मैं आपको एक बहुत पुरानी नहीं लेकिन कुछ साल पहले की घटना याद दिलाता हूँ। अटल जी विदेश यात्रा पर गए हुए थे, प्रधानमंत्री थे जी, और उनके विदेश यात्रा के दौरान वेंकैया नायडू ने एक बयान दिया था जिसमें कुछ ये भाव था कि अब अगला चुनाव जो है हम लोग, वो हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन हो या संयुक्त नेतृत्व हो और अडवाणी जी को हम महत्व देंगे, कुछ ये भाव था। अटल जी विदेश यात्रा से लौटे, एयरपोर्ट पर पहला स्टेटमेंट उनका ये था, वो मुझे शब्द से याद है, न टायर्ड ना रिटायर्ड, बट बीजेपी विल कंटेस्ट नेक्स्ट इलेक्शन अंडर अडवाणीज लीडरशिप। आपको याद होगा विजय जी, घंटे भर में वेंकैया नायडू का माफीनामा जारी हो गया और ये कह दिया गया था कि नहीं नहीं, उनका ऐसा आशय नहीं था और अटल जी तुम्हारे नेता हैं और सदा रहेंगे। उस समय भी लोगों ने बीजेपी की बड़ी खिल्ली उड़ाई थी, मैं उन लोगों में नहीं था, क्योंकि सीधी सी बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी की उस समय जो सबसे बड़ी वोट कैचिंग मशीन थी वो अटल जी थी, उनकी उपेक्षा संभव नहीं थी। तो ये बात हर पार्टी पे लागू होती है, केवल बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। आप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की कल्पना कर सकते हैं बिना शरद पवार के, या शिवसेना की बिना ठाकरे परिवार के। तो एक तो इन सब बातों को, इन किताबी बातों को तो एक तरफ कर दीजिए। जो असली समस्या है वो ये है कि सर, इससे कांग्रेस, विचारधारा पर आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप मैं उसी पर आ रहा हूँ, क्या विचारधारा वाली बात पर ही आ रहा हूँ। विचारधारा से कांग्रेस का असली संकट यह है, कांग्रेस का असली संकट यह है कि कांग्रेस पिछले कई वर्षों से अपनी वैचारिक पोजीशन को रिक्लेम नहीं कर पा रही है, उसको जनता तक ले जा नहीं पा रही है। कांग्रेस के बारे में एक बात और हमें समझनी चाहिए, आपने चूंकि जवाहरलाल जी का जिक्र किया और जिनका
पिछले दिनों मैंने थोड़ा निकटता से अध्ययन किया है। उन्हें एक बार आर के करंजिया ने ये सवाल पूछा था 1960 में कि आप कांग्रेस को एक संगठित और डिसिप्लिन्ड पार्टी, आशय ये था कि कार्डर बेस्ड पार्टी क्यों नहीं बनाते। तो पंडित जी ने उसका जो जवाब दिया उसका सार ये था कि नहीं, भारत जैसे देश में कार्डर बेस्ड पार्टी लोकतांत्रिक नहीं हो पाएगी, तो कांग्रेस को ऐसा ही एक लूजली स्ट्रक्चर्ड पार्टी रहना पड़ेगा, हम कार्डर बेस्ड पार्टी इसको नहीं बना सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस की वैचारिक पोजीशन स्पष्ट नहीं थी, और वो वैचारिक पोजीशन केवल सेकुलरिज्म की नहीं थी जी। उस वैचारिक पोजीशन में एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी, एक समाज में जो बदलाव है वो कैसे लाने हैं इसको लेकर एक पॉलिसी थी, भारत के इतिहास और संस्कृति को हम कैसे देखेंगे ये समझ थी, एक ओवरऑल वैचारिक पैकेज था। आज कांग्रेस की जो स्थिति है और जो लीडरशिप है उसको तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि केवल नेहरू नहीं बल्कि कांग्रेस की लेगेसी में गांधी और नेहरू वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन कांग्रेस की लेगेसी में मौलाना आजाद है, सुभाष बोस है, लाल बहादुर शास्त्री है। तो इन लोगों की जो वैचारिकता रही है, इन लोगों के जो विचार रहे हैं, उनको अंडरलाइन करते हुए उनके आधार पर 2020 के लिए सूटेबल वैचारिक पोजीशन का आर्टिकुलेशन ना कर पाना, मैं मानता हूं कांग्रेस की बुनियादी विफलता ही है। इसी वजह से चुनाव वगैरह में जो संकट हुए वो हुए, और उसका नतीजा ये है कि इन नेताओं को ये लगा है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो पार्टी आगे कैसे चलेगी। आप ये मान मूल संकट वैचारिकता का है। आप ये मान रहे हैं कि नेताओं की चिंता विचारधारा को लेकर है? नहीं, मैं ये नहीं मान रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ मेरी चिंता है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक लोकतांत्रिक व्यक्ति के तौर पर मेरी चिंता है, और मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की चिंता ये होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। मानूं कि इस समय डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल के हिसाब से कांग्रेस अपनी विचारधारा से हट गई है, पहली बात। हाँ, कंफ्यूज्ड है अपनी विचारधारा को लेकर, नहीं हट नहीं, मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज्ड है। दूसरी बात जो आपने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी का, नेहरू का और सबका, तो क्या आज आप मानते हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है, राहुल गांधी की जो लीडरशिप है या सोनिया जी की जो लीडरशिप है, वो कांग्रेस को चुनाव जिताने में कामयाब है? क्योंकि कांग्रेस का सबसे कम जो नंबर है वो सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में मिला 44 2014 में, और उसके बाद 52 जब 2019 में आया तो राहुल गांधी जी अध्यक्ष से जो 10% से भी कम है। और आज जो है 5-6 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। मैं देख रहा हूँ कि 4120 विधायक जो देश के हैं उसमें 800 विधायक केवल, मतलब 1/5 जो है वो कांग्रेस के हैं। 2019 के चुनावों में 13 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, और जो 52 सीटें मिली उसमें से 31 सीटें केवल 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और पंजाब में मिली, जिसका सीधा संबंध मौजूदा लीडरशिप से नहीं। इसी के साथ हम ये भी याद रखें विजय जी कि 3 विधानसभा चुनावों में, जिनमें से एक राज्य की सरकार इनके हाथ से निकल गई, 3 विधानसभा चुनाव यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां बिल्कुल 2 पार्टी सिस्टम है वर्चुअली, वहां छत्तीसगढ़ में तो बहुत शानदार जीत जी, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी ठीक ठाक जीत, ये इसी लीडरशिप के अंतर्गत हासिल हुई थी, ये भी हम ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के सामने एक बहुत बड़ा संकट जो मीडिया के जमाने में पैदा हुआ है, मीडिया का जो इस समय असर है और जो लगातार नेगेटिव प्रोजेक्शन है राहुल गांधी का, उनको लगातार एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, पप्पू कहा जाता है वगैरह वगैरह, इस वजह से उसको काउंटर करने की मशीनरी कांग्रेस विकसित नहीं कर पाई। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस और पूरे नेहरू परिवार के खिलाफ जिस तरह का प्रचार किया जाता है उसको काउंटर करने की मशीनरी कांग्रेस डेवलप नहीं कर पाई। वर्तमान लीडरशिप की विफलताओं की बात करते समय इस फैक्टर को नहीं भूलना चाहिए। तीसरी और अंतिम बात इस प्रसंग में ये कि अपनी सारी सीमाओं के बावजूद विजय जी, क्या ये एक बहुत अजीब स्थिति नहीं है कि इस समय सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस, और व्यक्ति के तौर पर देखें तो निरंतर लगातार बोलने वाले एकमात्र व्यक्ति राहुल गांधी जी। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें जो कि एक महत्वपूर्ण राज्य है और जिसके बारे में माना जाता है
कि अगर आप उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है तो कहीं मजबूत नहीं हो सकते। तो कांग्रेस के बारे में ये सच है, किसी भी पार्टी के बारे में सच है। आज बीजेपी की ताकत उत्तर प्रदेश से आती है, लगभग सभी एमपी बीजेपी के हैं, 2-4 को छोड़ के। उत्तर प्रदेश में आप ये देखें कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं लल्लू जी, वो कितनी बार जेल जा चुके हैं। वो लगभग हर तीसरे चौथे दिन उन्हें जेल भेज देती है उत्तर प्रदेश की सरकार। दूसरी ओर वहां जो अपोजिशन की दूसरी पार्टियां हैं, सपा और बसपा, उनके बीच में होड़ जनता के मुद्दे उठाने की नहीं है। उनके बीच में होड़ ये नहीं है कि प्रदेश सरकार की जो नाकामियां हैं उनको बतौर अपोजिशन के आप कैसे हाईलाइट करें। उनके बीच होड़ ये है कि परशुराम जी की प्रतिमा ये ऊंची लगवाएंगे कि हम ऊंची लगवाएंगे। यानी ठीक है, ये मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टियों का काम है ब्राह्मणों के वोट आपको जीतने हैं, 12-13% ब्राह्मण है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा है, तो उसको जीतने का तरीका ये है समाजवादी पार्टी और बसपा का कि परशुराम की प्रतिमा कौन बड़ी लगवाएगा। इसलिए राहुल गांधी या कांग्रेस की अपनी सीमाएं अपनी जगह, उसको कोई नहीं नकार रहा, लेकिन ये भी तो आप देखिए कि अकेला व्यक्ति है जो निरंतर, देखिए विजय जी, फरवरी में राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना वायरस को हल्के में मत लीजिए, ये सुनामी की तरह आएगा। मेरा ख्याल है उनका पहला बयान इस सिलसिले में 12 फरवरी को आया। 13 मार्च को भारत सरकार का पीआईबी जारी कर रहा था बयान कि कोरोना इज नॉट अ हेल्थ इमरजेंसी, 13 मार्च, और 23 मार्च को आप लॉकडाउन लागू कर रहे हैं। 13 मार्च को आप कह रहे हैं कि इट इज नॉट अ हेल्थ इमरजेंसी, और 23 मार्च को आप 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लागू कर रहे हैं। तो इस बात को तो मानना पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन राहुल गांधी दूर की देख रहे हैं, सोच रहे हैं, अब वो मीडिया की वजह से या उनकी अपनी पार्टी की सीमाओं की वजह से वो इफेक्टिव नहीं साबित हो पा रहे, कम से कम अभी अपेरेंटली। ये सही है, तो लेकिन इसमें दूसरे फैक्टर्स भी ध्यान रखना। आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो एक फेल्ड लीडरशिप वाले लोग नहीं हैं, फेल्ड लीडर नहीं? मैं नहीं मानता। बिल्कुल मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को फेल्ड लीडरशिप कहना गलत है, लेकिन जो संगठन लीडरशिप कहना नहीं। देखिए, मैंने आपसे जैसा कहा पॉलिटिकल स्थिति, पार्लियामेंट्री स्थिति, संगठन की, मैं राहुल गांधी को फेल्ड लीडरशिप इस अर्थ में मानता हूँ, किस अर्थ में मानता हूँ, आपका लोकसभा चुनाव में बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा, आपने चिढ़ के जिम्मेवारी लेते हुए अन्य नेताओं की आलोचना करते हुए या उनकी लापरवाही को रेखांकित करते हुए इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद या तो आप वाकई इस्तीफा दे चुके हैं तो दूर हो जाइए पूरी तरह, और या फिर इस्तीफा वापस लीजिए और आके पार्टी को लीड कीजिए। जी, यानी ये गुस्सा या रूठना इतना लंबा नहीं चल सकता। जी, तो क्या ये कंफ्यूजन जो है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है पार्टी। क्या राहुल गांधी को कंफ्यूज लीडर कहा जा सकता है? क्योंकि आपने कहा कि विचारधारा के लेवल पर कंफ्यूज है, तो वो लीडरशिप से मिलता है, क्योंकि गुजरात में जनेऊ पहनते हैं, कर्नाटक में मठ और मंदिरों में तो कोई हर्ज नहीं। देखिए, मैं फिर से कहूँ विजय जी, नहीं, वो विचारधारा जाने का मेरा विरोध नहीं है, मैं आपने जो बात कही उसको कह रहा हूँ कि यदि विचारधारा के तौर पर कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है तो इसकी जिम्मेदारी भी लीडरशिप की है। लीडरशिप से इस्तीफा देना, लीडरशिप को बनाए रखना, उस पर भी तय नहीं कर पाना, ये भी कंफ्यूज। तो क्या मैं राहुल गांधी को बतौर डॉक्टर अग्रवाल एक फेल लीडर की बजाय कंफ्यूज लीडर कह सकता हूँ? हाँ, कंफ्यूज लीडर तो आप कह सकते हैं, और इस कंफ्यूज्ड लीडर में राहुल को कंफ्यूज लीडर कहने के साथ साथ पूरी कांग्रेस लीडरशिप, यानी इंक्लूडिंग वो लोग जिन्होंने वो चिट्ठी लिखी है, 23 लोग, क्योंकि वो सब भी एक तरह से लीडरशिप के हिस्से ही है। जी, वो टॉप लीडरशिप भले ही ना हो, निर्णायक लीडरशिप भले ही ना हो, लेकिन गुलाम नबी आजाद हो या कपिल सिब्बल हो या मनीष तिवारी हो, ये कोई हल्के फुल्के लोग नहीं है, ये महत्वपूर्ण लीडर्स है। देखिए, फिर सवाल ये आता है, राहुल गांधी की या गांधी परिवार की सीमाएं अपनी जगह, कंफ्यूजन कह लीजिए और तमाम चीजें कह लीजिए, वो सीमाएं अपनी जगह। मेरा सवाल ये होगा इन लोगों से, अगर मैं कांग्रेस का लीडर होता या कांग्रेस का मेंबर होता, तो मेरा सवाल ये होगा कि इस आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपका सुझाव क्या है। यानी आप देखें कि उस चिट्ठी में चुनावों की बात है, उस चिट्ठी में पार्टी को इंटरनली डेमोक्रेटाइज करने की बात है, उस चिट्ठी में कहीं दूर दूर तक आइडियोलॉजी
पार्टी के वैचारिक रुझान को, आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन को स्पष्ट करने की बात नहीं। तो सवाल ये है, इसलिए वो चिट्ठी, मुझे फ्रैंकली वो चिट्ठी ने बहुत प्रभावित नहीं किया जी। इस चिट्ठी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो चिट्ठी सचमुच पार्टी के सेहत और पार्टी के भविष्य की चिंता से लिखी गई होती तो उसमें केंद्रीय चिंता आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन को दूर करने की। किस चिंता से लिखी गई है वो चिट्ठी? हाँ? किस चिंता से लिखी गई है वो चिट्ठी? मुझे तो देखिए लगता है कि वो चिट्ठी, क्या कहूं, उपेक्षाओं की चिंता से लिखी गई होगी। उनको लग रहा है कि शायद जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, शायद हम मार्जिनलाइज्ड या उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और ये कांग्रेस में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये उतार चढ़ाव तो चलते हैं, कभी आप लीडरशिप के बहुत निकट माने जाते हैं, कभी दूर माने जाते हैं, तो उसमें शायद उस भावना से लिखी गई है और शायद इसीलिए उन्होंने किया, या जैसे भी उसको लीक कर दिया गया मीडिया को ताकि हंगामा हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं पार्टी लीडरशिप या हाईकमान की समस्याओं और सीमाओं को नकार नहीं रहा, वो जग जाहिर है सबके सामने। आपने जैसे आंकड़े दिए कि इतनी सारी विधानसभा सीटें, उनमें से केवल 800 कांग्रेस के पास, 12-13 राज्यों में खाता तक ना खुलना, महाराष्ट्र जैसे राज्य में, यूपी जैसे राज्य में सबसे आखिरी पोजीशन पे पहुंच जाना, आंध्र प्रदेश में गायब हो जाना, तो ये तो विजय जी किसी को भी दिखेगा कि कांग्रेस बहुत गहरे एक तरह के संकट में, डेफिनेशन के संकट में गुजर रही है। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस संकट को एड्रेस करने के लिए क्या कर, मान लीजिए आपको लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी उतना नहीं कर रहे जितना उन्हें करना चाहिए, ठीक है, फेयर एनफ, तो चिट्ठी लिखेंगे आप, उस चिट्ठी में वैचारिकता का कहीं अता पता नहीं, वो चिट्ठी आप मीडिया को रिलीज कर रहे हैं। यानी हालत ये है, जो हम लोगों ने देखा सुना, हमने आपने सबने, कि CWC की चलती हुई मीटिंग की प्रोसीडिंग्स मीडिया को लीक की जा रही थी। तो फिर तो वो चिट्ठी लिखने में लगता है कि इरादे जो जताए जा रहे थे वो कुछ और थे, जो हकीकत में इरादे थे वो कुछ और। लेकिन जैसे गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा अभी उसके बाद, चिट्ठी के बाद भी एक इंटरव्यू में, कि यदि कांग्रेस आंतरिक संगठन के लिए, लोकतंत्र के लिए अपने चुनाव नहीं कराती है तो वो फिर 50 साल विपक्ष में बैठा रहना चाहती है, तब तो ठीक है, वरना कांग्रेस को जिंदा करने के लिए जरूरी चीज है। मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस में चुनाव हो या ना हो, ये कांग्रेस को तय करना है। मेरे हिसाब से एक राजनीति को समझने वाले एक व्यक्ति के हिसाब से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस में आंतरिक चुनाव होते हैं या नहीं होते, क्योंकि अंततः वोट आप जब मांगने जाएंगे तो किसी एक या दो या तीन व्यक्तियों के नाम पे मांगेंगे। पंजाब में जब आप वोट मांगते हैं या आप मांगेंगे तो आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पे मांगेंगे। राहुल गांधी भी होंगे लेकिन वह मुख्य रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। तो जहां जहां आपकी सरकारें हैं, अच्छा काम जहां कर रही है, वहां उस मुख्यमंत्री के नाम पर, और एक ओवरऑल लीडरशिप इस समय मान लीजिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनके नाम पर आप वोट मांगेंगे। असली सवाल वही है, मैं फिर कहूंगा गुलाम नबी आजाद साहब की बात के जवाब में, सवाल ये नहीं है कि पार्टी चुनाव कराती है या नहीं, मेरे लिए सवाल ये है कि पार्टी अपनी कोर आइडियोलॉजी रिट्रेट और रिक्लेम करती है या नहीं करती। ये सर, कांग्रेस की कोर आइडियोलॉजी क्या है? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कि कोर आइडियोलॉजी का आप जिस बात पे जोर दे रहे हैं, कहीं उसी से उन्हें डर लग रहा है कि जो कोर आइडियोलॉजी थी वो आज आउटकास्ट हो गई है, आज हिंदुस्तान मुझे नहीं लगता को उसकी जरूरत नहीं है। शायद यही डर राहुल गांधी को रहा होगा, यही डर गुलाम नबी आजाद को होगा। फिर नेहरू को याद करता हूँ, नेहरू से बड़ा सेकुलर तो कोई नहीं है, ठीक है ना, और उनसे बड़ा कम्युनलिज्म का विरोधी तो कोई नहीं है। अगर आप नेहरू की स्पीचेज और राइटिंग्स देखें तो नेहरू कम्युनलिज्म के खिलाफ जिस कैटेगरी का इस्तेमाल करते थे वो सेकुलरिज्म की कम होती थी, नेशनलिज्म की ज्यादा होती जी। वो कहते थे कि हिंदुस्तान में दो तरह की पॉलिटिक्स है, एक कम्युनल पॉलिटिक्स है जो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स है, और एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। तो नेशनलिज्म, इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म, सेकुलर नेशनलिज्म, ऐसा नेशनलिज्म जिसमें भाषाओं के आधार पर जो विविधता है, जातियों के आधार पर, जेंडर के आधार पर, उन सबका इनकॉर्पोरेशन, समाज का हर तबका उस नेशनलिज्म से जुड़ाव महसूस कर सके। मैं मानता हूं कांग्रेस की कोर आइडियोलॉजी वो है, और वो कतई इररिलेवेंट नहीं हुई है, बल्कि इस समय वो जितनी रिलेवेंट है उतनी शायद पहले नहीं सर जो, और इसलिए अगर कांग्रेस को सचमुच उस संकट से निकलना है
तो चाहे वो चिट्ठी लिखने वाले नेता हो, चाहे वो हाई कमान हो, रास्ता जो है विजय जी, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के रिवाइवल का रास्ता उस कोर इंक्लूसिव नेशनलिज्म को रिक्लेम करके ही संभव। तो उसे रोक कौन रहा है? उस कांग्रेस ही रास्ते रोक रहे हो, कौन रोक रहा है? तो क्यों सोच ही नहीं रहे उस लाइन पर? भाई वही मैं कह रहा हूं ना कि जैसे मान लीजिए अगर मैं कांग्रेस का नेता होता और मैं हाईकमान से असंतुष्ट होता या परेशान होता कांग्रेस की स्थिति से, और अगर मैं कोई बात कहता, कोई चिट्ठी लिखता, तो उसमें मेरा केंद्रीय मुद्दा यही, जो कि दुर्भाग्य से इस चिट्ठी में नहीं है। नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि आरोप लगाया कि ये सारी एक्सरसाइज बीजेपी के इशारे पर हो रही है या बीजेपी कर रही है, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपको इस बात में दम लगता है कुछ? नहीं, देखिए मुझे ये बड़ी सिंप्लीफाइड बात लगती है। देखिए बीजेपी, कांग्रेस कमजोर हो तो बीजेपी को तो अच्छा ही लगेगा, ये बात तो सही है। आखिरकार इस तरह का बयान मेरे ख्याल से भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार दिया गया था 4-5 साल पहले कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। यानी ये पॉलिटिकल बयान था ही नहीं, एक तरह से ये बहुत क्लियरली दो टूक शब्दों में कहा जाए तो फासिस्ट बयान था कि हमें एक ऐसा भारत चाहिए जिसमें मेन अपोजिशन गायब हो जाए। तो इसलिए बीजेपी को अच्छा तो लगेगा ही, लेकिन इस चिट्ठी के पीछे बीजेपी है। भाई मैं खोजी पत्रकार नहीं हूं, वो आप लोगों का काम है, वो आप देखिए और पता लगाइए। मैं तो एकेडमिक आदमी हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे डायरेक्टली बीजेपी को पढ़ने का कोई मतलब। लेकिन ये जरूर है कि चिट्ठी को जिस तरह लीक किया गया, वर्किंग कमेटी की मीटिंग से जिस तरह लीकेज किया गया, उससे जाहिर है बीजेपी को फायदा हुआ और कांग्रेस के जो भी विरोधी हैं उनको अच्छा लगा, उनको फायदा हुआ। तो जाने अनजाने गलती तो उस तरह से की उन लोगों ने जिन्होंने चिट्ठी लीक की और प्रोसीडिंग्स को लीक किया। सर, आपने जहां से बात शुरू की वहीं पर फिर सवाल मूल आता है, जो विचारधारा के अलावा जो अभी संगठन को लेकर चला। क्या आपको लगता है कि ये वक्त है अब कि गांधी परिवार को कांग्रेस की लीडरशिप को छोड़ देना चाहिए, राहुल गांधी को इस पर फैसला करना चाहिए? देखिए इस पर मेरी समझ प्रचलित समझ के सर्वथा विपरीत है और स्वयं राहुल गांधी की समझ के विपरीत है। राहुल गांधी ये बात कई बार कह चुके हैं कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि इसके कारणों में अब जैसे भी आप जाएं, पिछले 50 साल में 55 साल में कांग्रेस में जो हुआ है, लेकिन आज की तारीख में गांधी परिवार वो ग्लू है, वो गोंद है जो कांग्रेस के विभिन्न फैक्शंस, विभिन्न तबकों और नेताओं को एक साथ रखे। इसलिए कांग्रेस को और गांधी परिवार को स्वयं को ये सोचना कि हम हट जाएं, गांधी परिवार हट जाए फिर कांग्रेस का रिवाइवल हो, मुझे नहीं लगता। क्यों ये आप कर सकते हैं, कांग्रेस वाले इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि थोड़ा कम एक्टिव रोल हो। देखिए ये भी पहले हो चुका है कांग्रेस के इतिहास में, ऐसी कोई बात नहीं है। इंदिरा जी प्रेसिडेंट थी, वो प्राइम मिनिस्टर भी थी, तो कुछ दिनों के लिए ही सही उन्होंने कमलापति त्रिपाठी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, है ना। तो गांधी परिवार उस तरह की कोई सोच ला सकता है कि राहुल गांधी प्रेसिडेंट हों और उनके साथ 2-3 सीरियस किस्म के और एक्टिव किस्म के, केवल सजावटी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट। आप खड़ाऊ राज की चर्चा कर रहे हैं? नहीं, मैं खड़ाऊ राज की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सक्सेशन की चर्चा कर रहा हूं। देखिए जब आप सचमुच ये चाहते हैं, देखिए मेरा राहुल जी से निवेदन ये होगा कि मैं आपके सेंटिमेंट का सम्मान करता हूं कि कांग्रेस को गांधी परिवार पर निर्भर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात, और आपको जो है गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष चुनना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। सवाल ये है कि जो स्थिति है, जो ऑब्जेक्टिव वास्तविक स्थिति है, उसमें ये एकाएक नहीं हो सकता। इसके लिए आपको पार्टी को तैयार करना पड़ेगा, इसके लिए आपको संगठन को, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं खड़ाऊ राज की नहीं, खड़ाऊ राज तो तब होगा कि जब अध्यक्ष कोई हो और वो बात बात में जाके किसी से पूछे। मैं कह रहा हूं कि आप सीधे सीधे अध्यक्ष बनिए, अपने साथ 2-3 प्रॉमिसिंग लीडर्स को उपाध्यक्ष बनाइए, ताकि धीरे धीरे साल 2 साल 6 साल में 5 साल में वो सक्सेशन स्मूथली हो सके। ये नहीं हो सकता कि आप एकाएक अब घोषणा कर दें कि अब अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन सर इसमें मुझे थोड़ा सा असहमति लगती है आपसे
कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वो नहीं बनना चाहते या सोनिया गांधी नहीं चाहती, ये मुझे राजस्थान की एक कहावत है वो याद आती है कि मन में आवे नाड़ हिलावे, कि इच्छा तो मन में मन बने मन रहने भावे, की है लेकिन गर्दन से मन मैं मन 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 भावे मनुआ मूढ़ है। हाँ, तो वो मन में भावे, क्योंकि यदि राहुल गांधी जी को छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, वो सोनिया तो गांधी जी देखिए को छोड़ना है तो फिर एक बार जरा सा मुझसे सुन लीजिए, सोनिया गांधी जी को जी जी जी। राहुल गांधी ने छोड़ा और अंतरिम अध्यक्ष की बात आई, तो कम से कम अंतरिम अध्यक्ष आपके हिसाब से जो वर्किंग प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो अंतरिम अध्यक्ष हम गैर कांग्रेसी बना सकते थे और वो एक गैर गांधी परिवार, गैर गैर गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का बना सकते थे और वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी हो जाता कि कितना कामयाब है। लेकिन आपने तब भी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया जी को बनाया और फिर सोनिया जी इतनी पार्टी के दबाव में हैं कि वो फिर से, अभी जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, चिट्ठी लिखी गई लीडरशिप के खिलाफ एक तरह से, तब भी वो फिर से अंतरिम अध्यक्ष बन गई हैं। और जब जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी उनके खिलाफ एक तरह से इनडायरेक्ट कार्रवाई की गई है, उन्हें प्रताड़ित किया गया, ऐसा मुझे लगता है, जो अभी समितियां बनाई गई। तो फिर ये कौन सा भाव है जो आप कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते और जो आपके खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते लेकिन यही देखिए, इसमें विजय जी कोई असहमति की बात नहीं है। जो बात मैं कह रहा हूँ वही एक दूसरे कोण से आप कह रहे हैं। मैंने कहा कि अगर आप सचमुच छोड़ना चाहते हैं, मैं ये जरूर मानता हूँ, जो मैंने कहा कि जो बहुत सारे लोग नहीं मानते, मैं दो बातें मानता हूँ, दोनों एक साथ अब यहाँ कहूँ। एक तो मैं उन लोगों से कतई सहमत नहीं हूँ जो ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र के भलाई के लिए जरूरी है कि कांग्रेस को मर जाना चाहिए। हैं। इससे ज्यादा बेतुकी बात दूसरी हो नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस को मर जाना चाहिए, कांग्रेस को ये हो जाना चाहिए, जो लोग ये बातें कह रहे हैं उन्हें थोड़ा अपने किए धरे का भी हिसाब देना चाहिए। वो जो महान क्रांतिकारी ईमानदार आंदोलन था, जिसके सेकंड गांधी का आजकल कहीं था, पता नहीं है कहाँ है वो, तो उसमें जो भूमिका थी उसकी भी बात थोड़ी सोच लेनी चाहिए कांग्रेस को मरने की सलाह देने के पहले। ये व्यर्थ की बात है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि अगर दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं वो ये कि गांधी परिवार का एकाएक लीडरशिप से विड्रॉ करना संभव ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। उसके करने का मतलब होगा कांग्रेस का टूट जाना, क्योंकि कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। कांग्रेस में कई तरह के फैक्शंस, कई तरह की टेंडेंसी, और ये आज की बात नहीं है। मैं कांग्रेस को देखिए बहुत दिनों से एक मेटाफर मेरे मन में है, कांग्रेस शिवजी की बारात है। उसमें लेफ्ट विंग, राइट विंग, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट सब चलते हैं। वो लक्ष्य एक है कि भाई जाके शिव जी को ब्याह के लाना है, दूल्हा बन के जा रहे हैं शिव जी। तो उसमें सब तरह तरह के प्राणी जो हैं अपने अपने वेशभूषाओं में चलते रहते हैं। तो जो शिव जी की बारात है उसमें ये हो नहीं सकता कि दूल्हा एकाएक गायब हो। अगर कांग्रेस को, अगर गांधी परिवार सचमुच ये चाहता है कि वो अपनी भूमिका समाप्त करे कांग्रेस में, तो मेरा तो निवेदन ये है कि आप ये रियलाइज कीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप ये सचमुच करना चाहते हैं तो आपको पावर्स डिवॉल्व करनी पड़ेंगी, आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कोई असहमति नहीं है कि अगर सचमुच ये चाहते हैं तो आप इन्वॉल्व कीजिए दूसरे को, तो क्या, चाहे वो प्रेसिडेंट के रूप में, चाहे वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में इन्वॉल्व कीजिए, बिल्कुल सही बात। तो क्या आपको लग रहा है कि गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कांग्रेस को विभाजन की ओर ले गैर जाए? गांधी परिवार, गैर गांधी परिवार, गैर गांधी जो परिवार का अध्यक्ष है वो कांग्रेस को विभाजन की ओर ले जाएगा, कांग्रेस टूट जाएगी यदि गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बन। अगर अगर जिस तरह की स्थिति अभी है उसमें ये काम झटके से किया गया तो, यानी गांधी परिवार की सहमति से हो, गांधी परिवार के आशीर्वाद से हो तो नहीं होगा ऐसा। लेकिन वो सहमति और आशीर्वाद फिर बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सीधी सी बात है विजय जी, आप अगर एक्स को बनाएंगे तो वाई नाराज होगा। गांधी परिवार के आशीर्वाद की बात आप करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कोई मेसर्स हो गए, गांधी परिवार एंड कंपनी। अब जो भी कांग्रेस का इस समय जो ढांचा है उसमें आप जो भी कह लीजिए, मैं तो आपसे बार बार ये कह रहा हूं ना कि देखिए विजय जी, मैं राहुल गांधी के सेंटीमेंट का सम्मान करता हूं। प्रॉब्लम इज कि उस सेंटीमेंट पर अगर अमल करना है तो वो एकाएक नहीं हो सकता। मैं राहुल गांधी के सेंटीमेंट का सम्मान करते हुए उनकी इस बात से असहमत हूं कि आप इस्तीफा दे दें और कहें कि आप कोई और अध्यक्ष बनेगा, ये संभव नहीं। इसमें पार्टी का हित नहीं है। आखिरी सवाल मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि जब हम कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस ही नहीं किसी भी पार्टी में, जब कोई चिट्ठी लिखता है, मान लीजिए चिट्ठी लिख दी है लीडरशिप में, पार्टी फॉरम पर भेजी गई है वो चिट्ठी, उसे हम कहते हैं कि कांग्रेस में बगावत। ये जो बगावत शब्द है वो मुझे हमेशा नेगेटिव थॉट प्रोसेस देता है
इसका मतलब है कि वो जो लीडरशिप है वो इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। तो बगावत किसने कहा है इसको? पत्रकारों ने कहा है, गांधी परिवार ने तो कहा नहीं है। गांधी परिवार ने उसका जो एक्शन लिया वो बगावत जैसा ही है। नहीं, वो आपकी, देखिए फिर आपकी व्याख्या है ना। अब जैसे इसी बात को यहाँ मैं जो कहूँ आपसे कि कांग्रेस के सामने इस समय जो समस्या है और जिसको हैंडल करना होगा कांग्रेस को, वो एक जाने अनजाने बड़े होस्टाइल मीडिया की समस्या है। श्री लालकृष्ण आडवाणी ने एक चिट्ठी लिखी थी 2014 के चुनाव के पहले, और जिसमें सब जानते हैं कि उस चिट्ठी में क्या था। वो अपने अनुभवों से ये समझ गए थे कि श्री नरेंद्र मोदी संभवतः उचित व्यक्ति नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। उन्होंने चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी को महत्व नहीं दिया गया। राजनाथ सिंह जी उस समय अध्यक्ष थे, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद आडवाणी जी का क्या हुआ? इसीलिए मैंने कहा कि केवल कांग्रेस की बात नहीं है, सभी जगह की बात मैंने, इसीलिए नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोई कांग्रेस की अनोखी बात नहीं है। आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया और लोगों को बैठा दिया, उसमें से एक मार्गदर्शक जो है यशवंत सिन्हा, वो तो लगातार विद्रोह कर रहे हैं, बाकी मार्गदर्शक बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं। मार्गदर्शक केवल कांग्रेस में नहीं है सर, ये समस्या सभी जगह है। आपने बहुत अच्छी बात कही मार्गदर्शक मंडल की। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को भी या गांधी परिवार की लीडरशिप को भी एक ऐसा निष्ठुर या हार्ड डिसीजन लेकर जो बहुत सारे लोग हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में बैठा देना चाहिए, ताकि वो ज्यादा निर्णायक तरीके से भूमिका निभा सके। कांग्रेस में भी अब मार्गदर्शक मंडल की जरूरत है। जिन लोगों ने ये चिट्ठी लिखी है उनमें से कोई उस उम्र में नहीं है और पॉलिटिकली कोई भी उतना इनफेक्टिव और इनएक्टिव नहीं है कि उसे मार्गदर्शक मंडल में बैठाया जा सके। चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, आनंद शर्मा हो। मैं तो ये मानता हूं कि इन सबको अंततः एक वैचारिक पोजीशन की क्लैरिटी के साथ सबको साथ लेकर चलने की कोशिश होनी चाहिए, और उसमें गांधी परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। और अगर वो नहीं करते हैं ये लोग, तो फिर जाहिर है कि पार्टी को उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। मतलब बिना गांधी परिवार के कांग्रेस नहीं चल सकती। हाँ, ये फिलहाल तो मैं यही बिल्कुल सही है। एट द मोमेंट ये वास्तविक, आगे की भगवान जाने, राम जाने, लेकिन इस समय जो है बिना गांधी परिवार के कांग्रेस का चलना संभव नहीं है इस समय संभव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।